हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक तो नया नहीं है, एप्लीकेशन कहेंगे गॉस थ्योरम का पिछले वाले से ही। तो पहले तो आपको सबसे पहले गॉस थ्योरम आपको आनी चाहिए कि गॉस थ्योरम होती क्या है। अगर गॉस थ्योरम नहीं आएगी तो आप ये कर नहीं पाओगे। तो गॉस थ्योरम आपको आनी चाहिए और उसके लिए आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करो चैनल को जितना ज़्यादा तो आपको गॉस थ्योरम मिल जाएगी उसमें। वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ गॉस थ्योरम होती क्या है, हल्का सा डिटेल में वही समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं इसको। ये बराबर रहेगा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन, और क्यू जो माना जाएगा वो इनसाइड द क्लोज सरफेस माना जाएगा। तो ये पॉइंट आपका मेन है, बाहर वाला चार्ज इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये आपको थ्योरम आपको सभी को आनी चाहिए। इसके बाद देखिए अब कंसेप्ट समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2017 या 18 में इस पर एक न्यूमेरिकल करवाया था और एक ये टॉपिक डाला था। 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई के एग्जाम में, तो कृपया करके अच्छी तरह से इसको ध्यान देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक ले लिया आपने, इनफाइनाइट वायर ले लिया और उस पर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यूनिफॉर्मली यानी कि चार्ज का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया, और ये इनफाइनाइट तक है। वैसे तो मैं आपको बताता हूं इनफाइनाइट वायर हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है इनफाइनाइट वायर? अरे खुद अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, तो कैसे हो सकता है? उसमें भी आ सकता है, उसकी एक लेंथ फिक्स हो सकती है, फाइनाइट हो सकती है लेंथ। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर पर आ सकता है वायर, या फिर उसको सरकमफेरेंस में आ सकता है वायर। इतना ही बड़ा हो सकता है एक बार अगर एक राउंड लिया जाए तो। लेकिन इनफाइनाइट किसको मानोगे? इनफाइनाइट उसको मानोगे ऐसा वायर जिसके दोनों एंड आपको दिखाई ना दे। यानी कि मान लो एक बिल्कुल छोटा सा कोई प्राणी है, यहाँ पर कीड़ी है, इसको ये जो पूरा ये जो आपको क्या बोलते हैं ब्लैक बोर्ड, जो व्हाइट बोर्ड है, ये इसका ये एंड और ये एंड नहीं दिखाई देगा, इसको बेचारे का इतना रीजन दिखेगा। तो इसके लिए तो ये ब्लैक बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड है, इसको ये लगेगा इनफाइनाइट। गॉट इट? जैसे आप कोई वायर देखो, खेतों में जा रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि बहुत दूर तक जा रहा था, ये इधर से दूर तक लग रहा है, आपके दोनों एंड ना दिखाई दे, तो उस दौरान आप उस वायर को इनफाइनाइट ट्रीट कर लीजिए। अदरवाइज कोई इनफाइनाइट वायर होता नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप पहला पॉइंट ध्यान करो, इसकी जो ई की जो डायरेक्शन रहेगी वो पॉजिटिव, अरे ऐसे रहेगी, ये ऐसे रहेगी बेटा। क्यों? अरे पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने आपको बताया था डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की तरफ होती है, और जबकि नेगेटिव चार्ज होता है ये अंदर। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वायर भी लगा सकते हो, पॉजिटिव भी, क्योंकि हम पॉजिटिव आदमी हैं तो पॉजिटिव से ही काम करेंगे। ठीक है? नेगेटिव वाले वायर के लिए बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये अंदर हो जाएगी बेटा, बस ये एरो अंदर की तरफ आ जाएगा। तो अब आपको सर्च करना है इसके अंदर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आपको सर्च करना है, और गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जो होना चाहिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होना चाहिए। और सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा बताओ जल्दी सी? जहां पर ऐसा सरफेस जहां पर वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो या सेम, ऐसा सरफेस ढूंढना पड़ेगा। जैसे आपने पीछे पढ़ा था, हमने गॉस थ्योरम को जो प्रूफ किया था, वहां पर पॉइंट चार्ज लिया था, और उसके लिए हमने एक जो सरफेस लिया था वो स्फेरिकल सरफेस लिया था, वो सिमेट्रिकल बना था गॉसियन सरफेस। क्यों? क्योंकि इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी? सेम थी। क्यों? E इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अरे भाई आर भी सेम है और क्यू भी सेम है, क्यू भी सेम है, आर भी सेम है, ये तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इस पर यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? सेम है। तो इसको हम कहेंगे स्फेरिकली सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? स्फेरिकली सिमेट्रिक। और इसको और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो जाए तो ऐसे सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो इस केस में कैसा रहेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस सरफेस में बनेगा सिलेंड्रिकल। ध्यान से, क्या क्यों बनेगा? जबरदस्ती आवर हो रहा हूं आपको। सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक कैसे बनेगा? तो मान लो मैं एक वैसे देखो यहाँ पे सिलेंडर बनाता हूँ, इमेजनरी कोई ये बना दिया। तो जरा ध्यान करो, यहां से चार तो बराबर फैले हुए हैं,
चार्ज और दूरी सेम है, चार्ज और दूरी सेम है, चार्ज और दूरी सेम है। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको यही तो बताया था, क्यू ये था, डायरेक्ट इक्वल टू चार्ज इनवर्स इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दोनों चीजें अगर सेम हो तो ये सेम नहीं रहेगी, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज तो यहाँ पर हर यहाँ ले लो तो यहाँ ले लो, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट बराबर है, तो दूरी सब जगह बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिलेंडर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी, कांस्टेंट। इसलिए इसको हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, और इस दौरान जो सरफेस बनेगा हमारा गॉसियन सरफेस वो बनेगा सिलेंड्रिकल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, अब ध्यान से हर बच्चा ध्यान रखेगा। मान लो अब इस पर कोई चार्ज हमारा नहीं पता कितना है, तो इस सिलेंडर की मान लो, इमेजिनरी सिलेंडर की मान लो लेंथ मैं बोल देता हूँ एल, और सपोज कर लो लैम्डा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी सॉरी। तो याद करो फॉर्मूला, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती थी हमारी, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज डिवाइड बाई लेंथ, चार्ज डिवाइड बाई लेंथ। अरे 3 फॉर्मूले आपको बताए थे, याद करवा देता हूँ। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया और चार्ज बाई वॉल्यूम। इसको बोलते थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्योंकि वायर जो लिया आपने वो लीनियर लिया गया है, इसकी मोटाई न के बराबर है, तो एक ही डायमेंशन वाला वायर लिया गया है। तो अब इस पर देखिए, लगाता हूं मैं कंसेप्ट, ध्यान से देखेंगे। 3 सरफेस बनेंगे। मान लो ये एक सरफेस, इसको मैं 2 बोल देता हूं, और इस सरफेस को मैं बोल देता हूं 3। तो अब मैं 1 बाय 1 निकाल रहा हूं। तो रूल ये होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने बनेंगे, 1 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, यस गाइज, टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यही तो है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। यही तो शुरुआत की थी मैंने, इसको मैंने उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यही तो होता है बेटा, ई डॉट ds। अब इसमें 3 पद बनेंगे, तो 3 करेंगे। तो पहले के लिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, इस एरिया वेक्टर मैंने बताया था हमेशा एक आउटवर्ड परपेंडिकुलर कर लो। इस सरफेस के लिए बाहर ऐसा आएगा, इस सरफेस के लिए ऐसा आएगा, और इस सरफेस के लिए ऐसा आएगा। मैंने बताया तो था, अगर मान लो ये है सरफेस, तो यहां पर ये इस सरफेस के लिए जो फ्लफी वाला पोर्शन है, इसके लिए तो ये बाहर कर दो, तो ये एरिया वेक्टर होगा। इस सरफेस के लिए ये बन जाएगा। तो यहां पर भी जो सिलेंडर के अंदर 3 केस बनेंगे, इसका एरिया वेक्टर ये, इसका ये, इसका ये। तो अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला हटाएंगे, इसको वैल्यू रखेंगे। तो पहले के लिए देखो जरा, ई डॉट हटाकर ds cos। फर्स्ट के लिए एंगल कितना होगा, ये एरिया यू है बेटा नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड यू है, तो बताओ एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो cos कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। गुड। अच्छा, दूसरे केस के लिए देखो, एरिया वेक्टर यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड यू है, तो एंगल दोनों के बीच में फिर 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लिख लेंगे ई डॉट ds cos 90। अच्छा, तीसरे केस के लिए बनेगा ई डॉट ds cos 0। बताओ भाई क्यों, तो बताता हूं आपको क्यों। भाई मैंने तीनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अलग अलग फॉर्मूला लिख दिए। इसके अंदर देखो, एरिया यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यू है, तो ये ई की डायरेक्शन ये तो बताई मैंने आपको, और ये एरिया होगा तो 90 डिग्री बन रहा है साफ साफ। इसमें भी ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 90 बन रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यू और एरिया वेक्टर भी यू, तो दोनों की दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो एंगल क्या बनेगा, 0। तो इसका मतलब cos 90 होता है 0, cos 90 होता है 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, तो प्लस 0 प्लस 0। अच्छा, इसको बाहर रखता हूं, ई को, ई कांस्टेंट है, तो अंदर बच गया हमारा ds, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब देखो क्यों इनसाइड, मान लो L लेंथ ली थी हमने और लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। क्यू इज इक्वल टू लैम्डा L। तो यहां से मैं क्यू की जगह वैल्यू लिखने वाला हूं लैम्डा L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और आपको एक बात पता चल गई, जो सिलेंडर लिया था उसके एंड पॉइंट डज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू गिव द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। केवल इसका कौन सा सरफेस दे रहा है, ये वाला सरफेस, और इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस। बोलिए बेटा,
यानी कि एंड पॉइंट्स ऑफ द सिलेंडर डज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओनली कर्व्ड सरफेस गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज in the curved surface electric field and area vectors have the same directions. Got it? तो आपने देखा यहाँ पर 0 बन गया, यहाँ पर 0 बन गया, ये बन गया 1, ई को बाहर रख दिया, डीएस को अंदर रख दिया, और डीएस कौन सा, ये थर्ड वाला है, यानी कि ये 1 एरिया, ये 2 और ये 3 वाला, और 3 वाला क्या है बेटा, 3 वाला मैंने बताया आपको कर्व्ड सरफेस, तो इसको आप कर्व्ड सरफेस लिखोगे, इस एरिया को कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस क्या होता है सिलेंडर का, आप सभी जानते हो, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एल से एल क्यों हो गया, तो ई की वैल्यू निकाल लो बच्चों, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास गाइस, इसको सोल्व करोगे तो लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन, देखो ध्यान से, और आर, E is equal to lambda. This is your final answer, final derivations, final resultant of the electric field intensity due to infinite long straight charged wire. Lambda divided by 2 pi epsilon r. आपको पता है लैम्डा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, r वेरिएबल है। अगर हम r को कम करेंगे तो e घटे, r कम करेंगे तो e ज्यादा होगा, और r बढ़ाते जाएंगे तो e कम होता जाएगा। तो इसका मतलब आपको एक बात पता चल गई, क्या पता चल गई, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, पुरानी बातें आप पढ़ो, अगर ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिया तो E इनवर्सली इक्वल टू R स्क्वायर था, इस केस में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, अगर डाइपोल की वजह से किया था तो वहां पर R क्यूब हुआ करता। 3 पॉइंट याद रखना, कभी कंफ्यूजन मत करना, कई बार ई का भरोसा नहीं है कब किस पोजीशन पर इन्वर्सली हो जाए, आर हो जाए, कब आर स्क्वायर कब आर क्यूब, तो वो देखना केस कौन सा कहाँ रहेगा। अच्छा, इसका ग्राफ बनाना चाहो तो सिंपल सा है, तो ग्राफ बनाओगे तो ई ये ले लिया मैंने, इधर ये आर इन्वर्सली है तो नीचे की तरफ आएगा ऐसे, क्योंकि आप देखो ध्यान से, अगर आर की वैल्यू कम थी तो ई ज्यादा था, बोलो बेटा, अगर आर जो बढ़ाते गए तो ई की वैल्यू क्या हुई, यहाँ इतनी ये कम होती है, इसको टच मत करना क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक जाएगी बात, तो ये पॉइंट आना चाहिए, तो ये आपका डेरिवेशन रहेगा यहाँ। देखो बेटा, इसकी सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, गॉस थ्योरम की, काफी इंपॉर्टेंट है, अगर ये कर ली तो स्फीयर वाली भी हो जाएगी। तो आप देखो इसमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, EFI का पता समझिए ना, ड्यू टू सिलेंडर, और सिलेंडर में भी 4 केस रहेंगे बेटा, देखो ध्यान से, एक होता है सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर जो कि एक सिलेंडर हो और अंदर से ये पूरा भरा हो, तो सॉलिड, वो सॉलिड होता है, और एक होता है होलो, होलो का मतलब होता है खाली, बीच में से खाली, वो केवल यहाँ पर मटेरियल लगा हो। अच्छा, ये हो गया 3, इसको बोल दिया मैंने होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। इन तीनों केस में एक सिमिलरिटी है, इसलिए मैंने तीनों का डेरिवेशन एक ही बनेगा बच्चों, ये बढ़िया बात होगी, केवल एक डेरिवेशन बनेगा क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टी सेम आएगी। केवल एक मात्र केस है, ज्यादातर ये टीचर नहीं करवाते, कुछ केस में करवाते, सिलेंडर वाले केस में, लेकिन मैं आपको कराऊंगा, बट ये कंसेप्ट करवाने के बाद, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, कंडक्टिंग की एक प्रॉपर्टी है, जितने भी चार्ज देते हो कंडक्टिंग बॉडी को, वो सारे के सारे चार्ज है वो रिसाइड कर जाते हैं आउटर सरफेस ऑफ बॉडी पर, सारे के सारे चार्ज बाहरी सतह पर फैल जाते हैं। मान लो यहाँ पर चार्ज देखिए बना इतने यूं, तो ये सारे चार्ज अपने आप क्या हो जाएंगे बेटा, ऐसे बाहर शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे, और इसके अंदर तो मटेरियल है ही नहीं, मटेरियल है ही नहीं, और वैसे कंडक्टिंग है तो चार्ज इसके अंदर तो बाहर ही आना है, कंडक्टिंग है तो भी। अच्छा, होलो नॉन कंडक्टिंग में आ सकते थे चार्ज, लेकिन यहाँ पर जगह तो नहीं है, तो चार्ज कहाँ जाएगा, जहां जगह होगी, यानी कि ये वाला स्पेस। तो इसका मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी देखो सिमिलर है, सब के अंदर चार्ज क्या होगा, सब के अंदर, इन तीनों के अंदर चार्ज क्या होगा, यस गाइस, चार्ज इज रिसाइड्स
आउटर सरफेस ऑफ जो भी आपने जो भी ये तीनों टाइप के लिए सिलेंडर, इन तीनों केस में चार्ज होगा। बट एकमात्र ऐसा केस है जब सॉलिड हो कंडक्टिंग नहीं हो, नॉन कंडक्टिंग हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। इसमें जो चार्ज होगा वो सारा चार्ज ऐसे फैल जाता है एक अंदर पूरा, क्योंकि सॉलिड तो है ही, मटेरियल तो है ही, और नॉन कंडक्टिंग भी है। कंडक्टिंग होती तो चार्ज शिफ्ट कर जाता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें एक रूल है कि ये बाहर शिफ्ट नहीं करेगा। तो पॉइंट याद रखना, इसकी प्रॉपर्टी अलग बनेगी, इसका डेरिवेशन भी अलग बनेगा, इसलिए मैंने इसको अलग से केस में दिया गया है। तो मैं 3 का करवाने जा रहा हूं, तो पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहले तो ये कंसेप्ट समझोगे, जब ये बेसिक बातें पढ़ोगे तो ये आपको लगेगा अच्छा। चलो आज मैं ये 3 का करवा देता हूं एक, क्योंकि वो उसका बड़ा हो जाएगा, और उसको मैं कल करा देता हूं। आज के लेक्चर में यही करवा देता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले मैंने ले लिया एक सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर लिया, कोई सा भी लिया, इन तीनों में से, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर कह लो। कभी क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ कर देते हैं, कई टीचर्स ऐसे लिख देते हैं भाई सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, अगले ने दे दिया होलो कंडक्टिंग सिलेंडर या होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। और नॉन कंडक्टिंग वाला तो किया ही नहीं यार, और उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह डाल के आपको उलझा देता है कई बार क्वेश्चन में। तो उलझना नहीं, सबका सेम रहेगा, लड़ाई केवल इसी की अलग है। तो यहां पर मान लो आर रेडियस ले ली, कैपिटल आर ले लेता हूं सर, और मान लो इस पर जो चार्ज लिया है, मान लो वो हमने ले लिया क्यों, और क्योंकि सरफेस वाला पॉइंट लेंगे तो मान लो इस पर, उस पर तो पीछे तो जो था हमारा वो वायर था, तो वायर एक डायमेंशन अंदर वाला था, तो वहां पर लीनियर चार्ज लिया था, यहां पर लेंगे सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा चार्ज अपॉन एरिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। चलो तो इसमें हम गॉस थ्योरम लगाने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मैं 3 कारण निकालूंगा, एक अंदर, एक सरफेस पर, और एक बाहर। तो मैं 1 बाय 1 स्टेप स्टार्ट कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ये आएगी बाहर की तरफ, आपको पता है ना, पॉजिटिव जा रहा है तो बाहर ऐसे। अब 3 सरफेस बनेंगे, 1 2 एंड 3। इसका एरिया वेक्टर यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसका एरिया वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूं, इसका एरिया वेक्टर यूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है यूं दे रखी है। तो एक बात तो पता चल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 और φ2 दोनों क्या हो गया 0। क्यों, थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 90 डिग्री। ये तो बात समझ में आई, क्योंकि पिछले डेरिवेशन में हमने इस चीज को पढ़ा था। तो अब क्वेश्चन लगा लीजिए, हम इनसाइड पॉइंट लेते हैं, इनसाइड ले लिया, मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये ले लिया आर, तो मैं इनसाइड ले रहा हूं, इनसाइड द सिलेंडर, जिसमें आर की वैल्यू क्या है, आर से छोटी रेडियस। अरे भाई यहां ले लिया, तो एक इमेजनरी एक ऐसे सिलेंडर बना दो यहां पर, जिसकी आर रेडियस है, मान लो एल लेंथ है। तो लगा दो दोस्तों, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई डॉट डी एस यानी कि 3 सरफेस के लिए रहेगा, 1 2 3, 1 और 2 का तो 0 बन जाएगा, केवल 3 का बनेगा, और 3 के लिए क्या बनेगा ई, और डीएस का क्या बन जाएगा सीधा कॉर्ड सरफेस, एल लेंथ है 2 पाई आर एल। तो दिक्कत सिंपल पिछला वाला है, लेकिन क्यों इनसाइड, अरे भाई इसके अंदर चार्ज कितना है, सारा चार्ज तो बाहर गया जितना आप देखो चार्ज जो था वो सारा बाहर चला गया, ये यहां मैंने चार्ज दिया तो वो सारा बाहर फैल गया। लाइन लिखा रखी मैंने, चार्ज डिसाइड आउटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर इन द 3 केसेस। तो इसका मतलब यहां पर चार्ज क्या होगा 0, और ये चार्ज क्या हो गया 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, 0 बाई समथिंग 0, तो ई की वैल्यू 0। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कि इनसाइड इन द सिलेंडर्स, और ये सिलेंडर भी तीनों टाइप, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी 0 के बराबर। अब कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूं, देखना ध्यान से, आउटसाइड। चलो आउटसाइड चलते हैं। आउटसाइड यानी कि अब की बार मैंने लिया आर बड़ा है आर से,
इसको पॉज करके आप उतार लेना। ये आर लिया है तो मैं इसका अंदर वाला ये मिटा रहा हूं क्योंकि आगे जगह नहीं है हमारे पास। तो आप देखोगे इस बार मैंने लिया है आर, ये पॉइंट ले लिया ए, ये रहा। ये देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है तुम्हें, आर छोटा वाला आर जो है बड़े वाला आर से बड़ा है, बड़ा है तो इस वाला बाहर हो गया। तो आप फिर वो ये काम करो, इमेजरी सिलेंडर बना लो क्योंकि वहां पर सिमेट्रिकल मिलेगा आपको, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी। तो यस गाइस, ये तो आसान सा ही है। तो फिर भाई 3 सरफेस बनेंगे, 1 2 3, ये दोनों जीरो बनने वाले हैं, केवल कर्व्ड सरफेस काम करेगा। तो मैं ज्यादा स्टेप नहीं खा रहा हूं, तो सीधा सीधा ले रहा हूं, E इंटू 2 पाई आर एल इंटू में क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन। समझ में आया ना? E डॉट ds है cos 0 करके। अच्छा, क्यू इनसाइड कैसे निकालोगे? कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्यू जो लेना पड़ेगा वो इसके अंदर ही लिया जाएगा भैया, इस पोर्शन के अंदर। अरे यहां चार्ज थोड़ी है, चार्ज तो यहां तक है, तो ये चार्ज इसके अंदर ये चार्ज माना जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज क्यू मान लो, एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया, ये वाला रहेगा 2 पाई आर एल। तो आप देखोगे इसमें कहीं मैं गलती ना कर दूं, क्या रहेगा इसका, क्योंकि ये वाला तो एरिया काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पर 0 निकल जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया काउंट करेंगे इससे का ही, कर्व्ड सरफेस। तो यस 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल। क्यों भाई? क्योंकि ये कैपिटल यहां पर स्मॉल आर लिया गया है। देखो ध्यान से, यहां पर इसमें बड़ा आर क्यों लिया गया है, क्योंकि अगर मैं डायग्राम दोबारा बनाऊं, थोड़ा सा आप पजल हो गए होगे तो दोबारा से देखोगे आप समझ में आएगा। मैंने आपको ये बताया है कि जो चार्ज है वो यहां पर है, यहां है, जो कि रेडियस आपकी आर है, और हमने पॉइंट यहां लिया है, और ये ऐसे एक सिलेंडर लिया है, हमने पॉइंट ये लिया है, ये लिया है। तो चार्ज तो यही माना जाएगा, इसके अंदर यही तो माना जाएगा चार्ज। और इसके लिए चार्ज कौन सा लेंगे, ये वाला आर वाला। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई एरिया। तो यहां से चार्ज निकालो जरा, सिग्मा 2 पाई आर इंटू में एल, 2 पाई आर एल इंटू सिग्मा। तो यस गाइस, अब क्या करोगे, वैल्यू रख दो बस, E 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू इनसाइड सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर इंटू में एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन। जो चीज कटती है वो काट दो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, स्मॉल एल से स्मॉल एल कैंसिल। तो नाउ E बिकम्स यस 2 सिग्मा, यहां से देखोगे 2 सिग्मा, और ये कैपिटल आर, और यहां से बचेगा 2 पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो डिवाइड बाई आर। ये उतार है 2 पाई आर एल था ना, यहाँ 2 पाई आर एल। चलो बताता हूँ मैं इसके बारे में। तो यहाँ से एक बार इसको उतारो, इसका एक केस और करा रहा हूँ दोस्तों। देखो बेटा, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दिया था, यहाँ पर बचेगा सिग्मा आर, और ये था एप्सिलॉन, इधर नीचे ले आए तो ये आ गया एप्सिलॉन आर। जरा ध्यान करो, सिग्मा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, आर इनवर्सली है, तो ये भी ई इनवर्सली इक्वल टू आर आ गया। यानी कि जितना आप दूर जाते जाओगे वो आर ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो ई की वैल्यू कम होती जाएगी, लाइक दैट, पिछला वाला। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और देखो, एक पॉइंट और देखो, अगर मैं इस आर को उठाकर यहां पर ले आऊं सरफेस पर, कहां ले आऊं बेटा, सरफेस पर। तो सरफेस पर स्टार्ट करते हैं, एट सरफेस। तो आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। अरे बोलो बेटा, सरफेस पर तो ये रेडियस के इसके बराबर हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को उठाओ तो रख दो, जहां पर स्मॉल आर हो वहां पर कैपिटल आर रख दो। तो E इक्वल टू क्या बन जाएगा, सिग्मा आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन। तो इसका मतलब याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो रहेगी
एट द सरफेस ऑफ द सिलेंडर रहेगी सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन, और ये सबसे ज्यादा क्या रहेगी, मैक्स। आपको पता ही है आर ज्यादा, ये तो बाहर था, बाहर के लिए था, आर को कम करोगे तो ई ज्यादा होगा और सरफेस पर मैक्सिमम, फिर अंदर जाओगे तो ई जीरो आ जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है आपने अच्छी तरह से। एक छोटा सा ग्राफ और लेक्चर को ओवर करते हैं। तो जरा ध्यान से देखोगे, ब्लैक बोर्ड पर सभी का ध्यान रहे, ई और ये आर, ये जीरो, यहां पर मैंने ले लिया कैपिटल आर, जहां पर आर बराबर क्या है आर। तो जरा ध्यान करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं अंदर की बात करूं, ये आर से पहले क्या है अंदर सिलेंडर के, और आर के बाहर ये बाहर आउटसाइड आ जाएगा ये सरफेस। तो आपको क्या पाया, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी बेटा, मैक्सिमम, और उसके बाद क्या थी इनवर्सली, और यहां पर क्या थी ई जीरो। अरे अंदर जब आर की वैल्यू हमने लेस देन आर ली तो ई की वैल्यू जीरो थी, जब आर बराबर आर लिया यानी कि ये क्या हो गया सरफेस, जहां पर क्या थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया इनवर्सली। इनवर्सली में क्या था फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू सिग्मा आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, ये इनवर्सली आ गया, ये सरफेस पर आ गया, ये इनसाइड आ गया। तो ये यहां खाली छोड़ दो, ऐसे ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आप अगली जो थ्योरम है इसकी गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर पर, वो अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं। ओके, तब तक बाय।